नमस्कार यूसीएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जितनी बीमारियां रहती हैं, इन बीमारियों में से कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आती या उसके कोई एक्सटर्नल सिम्टम्स या लक्षण दिखाई नहीं देते, जिस वजह से पहचानना मुश्किल होता है कि ये बीमारी है या नहीं। लेकिन जिसको हम साइलेंट किलर्स कहते हैं, उनमें से एक बीमारी है कैंसर, क्योंकि शायद एडवांस स्टेज के पहले हमको पता चलने लगता है कि कैंसर है। डॉक्टर से ये सलाह देते कि जनरली आप 40 के बाद एक जनरल चेकअप कराइए, जिससे कि आप सेफ़ रहोगे इन बीमारियों से। मेरे पास कैंसर के कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें अगर तो 22 लाख पेशेंट्स हर साल ग्रसित होते हैं। लंग कैंसर के भी 22 लाख पेशेंट्स हैं। कोलोन एंड रेक्टम के 19 लैक्स, प्रोस्टेट का 14 लैक्स एंड स्किन का 12 लैक्स और स्टमक के 10 लैक्स। ये बीमारियां सिर्फ एक फिगर है जो आप समझ सकते हैं कि हर साल इतने लोग ग्रसित होते हैं। तो कैंसर को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्या स्टेजेस होते हैं उसके, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और इसके लिए हमने HCG हॉस्पिटल के डॉक्टर शिजान परवेज़ सर को यहाँ बुलाया है, जो कि वहाँ पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर शिजान परवेज़ नागपुर के ही है। MBBS उन्होंने यहाँ से क्लियर किया, उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में MD किया। तत्पश्चात ये कुछ समय तक कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में भी कार्यरत थे और इन दिनों HCG हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजिस्ट जैसा ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको जानते ही है कि यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा अक्टूबर, तो हम चाहेंगे कि आप कैंसर के बारे में जनरल कुछ आइडिया, जनरल पॉइंट, जनरल मिथ्स जो होते हैं वो पहले बता दें। मेरे जो स्पेशलिटी है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। हम लोग जो रेडिएशन ट्रीटमेंट से हम लोग जो कैंसर का इलाज करते हैं उस पर मैं स्पेशलाइज करता हूँ। टाटा हॉस्पिटल से मैंने किया था। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास में पहुंचते हैं कैंसर के, जो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कई बार वो काफ़ी लेट पहुंचते हैं हमारे पास में, जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं सही। अभी क्योंकि अक्टूबर जैसा मंथ है जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, तो उसमें हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट की और सारे जो हमारे टीम है उनकी कोशिश ये रहती है कि सारे लोगों को हम ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें। जैसे अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें अगर किसी को ब्रेस्ट में कुछ किसी तरह से गांठ या किसी तरह की लंप या कुछ समझ आता है तो उसे इग्नोर ना करें। जैसे आपके को हो सकता है कि वो कैंसर हो। कुछ कैंसर जो होते हैं जनरली कुछ बेनाइन भी होते हैं और कुछ मेटास्टैटिक जो मैलिग्नेंट टाइप के जो कैंसर्स होते हैं। जब अगर ऐसा होता है कि अगर उसे जाँच करना ज़रूरी है तो उसकी सिंपल कुछ जाँच होती है ब्रेस्ट कैंसर में, जैसे मैमोग्राफी हो गए, या फिर आपको हम अगर डाउट होता है तो उसमें बायोप्सी करके चेक करते हैं, टुकड़ा निकाल के हम जांच करके देख सकते हैं। तो जो हम कहते हैं कि जो बगल में या फिर आपके ब्रेस्ट में कहीं कोई तरह की ऐसा गांठ आपको अगर महसूस होती है तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी आप उसको पता कर सकते हैं। जैसे खुद अगर कोई पेशेंट है, कई बार पेशेंट्स क्या होता है खुल के वो चीज़ों को चेक नहीं करने के लिए आते हैं। उनको लगता है कि क्या होगा, तो कैंसर वगैरह तो नहीं हो सकता है। ये चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अगर कोई लंप है, गांठ है जो साइज़ बढ़ रहा है, या फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि कुछ निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट टिश्यू में कुछ एबनॉर्मल चीज़ दिख रही है, स्किन पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब ये लक्षण लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो उसे हमें आके टेस्ट करना है, मैमोग्राफी या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें या डॉक्टर्स से आपके कंसल्ट करें या फिर कैंसर हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के लिए आए, उसे चेक करना चाहिए। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का यही है कि अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ध्यान दें और डॉक्टरों के पास में आके आप उसको चेक करवा लें, ताकि कुछ FNAC या फिर बायोप्सी से हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजें। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ कैंसर होगी, बट उसको रूल आउट करना चाहिए। जी, तो वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें आजकल काफ़ी कम कॉस्ट पे हो जाती हैं। मतलब पहले कैसे कैंसर, जैसे मैं टाटा हॉस्पिटल में था तब हम देखते थे कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो होते थे अलग अलग सिटीज़ से, अलग अलग स्टेट से मुंबई आते थे ट्रीटमेंट लेने के लिए। बट अभी ये क्या हो रहा है कि जैसे कैंसर का डिटेक्शन रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, न्यू टेक्निक्स आई है, तो अभी नागपुर और आसपास के भी जो शहर के जो लोग हैं, जितने भी लोगों को, तो उनको बेनिफिट अब सब सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ नागपुर में ही ट्रीटमेंट और डिटेक्शन काफ़ी अच्छे से हो सकता है। और कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं होती है। मतलब जैसे छोटी से छोटी अगर कुछ किसी को लंप या गांठ कुछ होती है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं अपन। तो पेशेंट्स उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए।
हम कई कोशिश रहती है कि हम ये अवेयरनेस मंथ में जो जनरल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स है उनको भी कुछ अवेयरनेस दे, और जो हेल्थ वर्कर्स है उन्हें भी इसके बारे में कुछ अवेयरनेस दे, ताकि वो जो लोगों से कांटेक्ट में आते तो वो चीज़ सही डिटेक्ट कर पाएँ। क्योंकि आपने जैसे बताया अभी स्टैटिस्टिक्स, उसमें काफ़ी सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। लीडिंग है। जी, लीडिंग है काफ़ी। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और जो हेड एंड नेक, जो गले का मुंह के कैंसर्स जो हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये चीज़ें लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और हम तक जब पहुंचते हैं तो काफ़ी लेट हो चुका रहता है। जब पेशेंट हमारे पास सेकंड, थर्ड या चौथे स्टेज में पहुंचते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। टू लेट। इट्स टू लेट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मंथ और इसकी वजह से हम सारी चीज़ें इसके अवेयरनेस फैलाएं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है सर, महिलाएं डॉक्टर तो छोड़िए, फैमिली डॉक्टर, लेकिन अपने परिजनों से भी डिस्कस नहीं करते इस बारे में, आउट ऑफ हेजिटेशन कहिए, और खासकर ये देखा गया कि रूरल एरियाज में कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग ऐसे काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंप्स करते हैं रूरल एरियाज़ में भी। जैसे शहरों में तो काफ़ी अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे वो काम किया जा सकता है, जैसे रूरल एरियाज़ और बाकी एरियाज़ जहाँ पे जनरल पब्लिक को उसकी अवेयरनेस नहीं होती है और लोग इग्नोर करते हैं। और हिस्ट्री में ज़्यादातर हम देखा जाता है कि 1 साल 2 साल तक आपने कोई ट्रीटमेंट लिया, या तो आपने किसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट लिया, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, तो उससे अगर पूरी तरह से ट्रीटमेंट में कंट्रोल नहीं हो पाया शायद, और पेशेंट के उसमें जो फियर होता है कैंसर को लेके कि कीमो, रेडिएशन या फिर सर्जरी कुछ करेंगे तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आजकल की तारीख में ये है कि हम सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसमें काफ़ी पेनलेस ट्रीटमेंट भी है और तकलीफ़ कम से कम होती है, तो उसको डिटेक्शन के लिए सामने आना चाहिए, जो लोग शेयर नहीं करते। रिजल्ट्स आते हैं उसके। जी जी बिल्कुल जी। सर, आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो ट्रीटमेंट की कई सारे मोडालिटीज़ है, उसमें से एक है रेडिएशन थेरेपी। तो एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ रेडिएशन है क्या, क्योंकि आप एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। जी जी। तो जैसे आपने कई प्रकार के कैंसर होते हैं, उनका 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। उसमें से एक रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी करके निकालते हैं। कीमो, आम सिंपल लैंग्वेज में सलाइन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, तो सलाइन में कुछ दवा देते हैं, उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं, वो पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, इसमें रेडिएशन जो तीसरा तरीके का वो होता है ट्रीटमेंट। रेडिएशन थेरेपी एक लोकलाइज ट्रीटमेंट है। जैसे मुझे अगर ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीटमेंट करना है, अगर हम आम लैंग्वेज में कहें उसे, तो एक सिंपल एक्सरे और सीटी स्कैन जिस तरह से होता है, उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिससे हम स्कैन ले लेते हैं, एक्सरे करके हम एक इमेज ले लेते हैं। वैसे ही उसकी एनर्जी, अगर हाई एनर्जी एक्सरे अगर हम उसको कहेंगे, तो वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है रेडिएशन। तो इट्स अ हाई काइंड ऑफ अ हाई एनर्जी एक्सरे आप कह सकते हो उन्हें, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी, तो उसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। तो उसको बहुत लोकलाइज तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो टाइप्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बताया आपने, रेडिएशन भी, सर्जिकल भी और कीमोथेरेपी भी, इसमें आप क्या प्रेफर करते हो और क्यों प्रेफर करते हो और क्यों रिकमेंड करते हो? तो इसमें देखिए ऐसा रहता है कि ये जो एक डिसीजन होता है हमें जो ट्रीटमेंट देना है, तो अलग अलग टाइप के कैंसर के लिए अलग तरीके से हम लोग एक मीटिंग में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एक प्लान बनाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट्स को ही रेडिएशन लगेगा, सारे पेशेंट्स को ही सर्जरी लगेगी, सारे पेशेंट्स को कीमो लगेगी, बट वो कंबाइंड मोडालिटी जो होती है, तीनों चीज़ें मिलकर ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ऑपरेट नहीं कर सकते हैं आप, जो कुछ जैसे अगर लंग्स में कहीं छोटा बड़ा ट्यूमर हुआ जिसको, या फिर जैसे सर्विक्स कैंसर जिसमें रेडिएशन का ही रोल ज़्यादा है। अगर बहुत अर्ली स्टेज का गायनेक सर्विक्स कैंसर होता है तो उसमें ऑपरेट करके निकालने का रोल है। लेकिन अगर हम देखें कि थोड़ा सा एडवांस स्टेज हो जाता है उसमें, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो उसमें देखा गया कि कीमो और रेडिएशन का ही रोल है, अगर सर्जरी का रोल नहीं है। तो उसमें लोगों को लगता है कि लोगों के माइंडसेट में ये होता है कि भाई कैंसर हुआ तो हमें ऑपरेट करके निकालना ही है, बट और बहुत जगह ये गलत ट्रीटमेंट हो भी जाता है। बट सर्विक्स कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें रेडिएशन और कीमो का ही ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे और उसमें कुछ और इंटरनल रेडिएशन का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है उसमें। तो हम लोग जनरली रेडिएशन, कोई पर्टिकुलर स्टेज रहता होगा सर कि उसके पहले ही कर लेते होंगे? उसमें कुछ स्टेज वाइज डिवीजन रहता है। जैसे अर्ली स्टेज में कुछ, जैसे सर्विक्स कैंसर की बात करें तो उसमें अर्ली स्टेज में सर्जरी हो सकती है, और बाकी जो सेकंड थर्ड स्टेज ऑनवर्ड, जो सब सेकंड थर्ड स्टेज में, उसमें हम लोग रेडिएशन का ट्रीटमेंट रहता है। फिर अभी क्या होता है, कोई उसमें सिर्फ रेडिएशन का ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर को अगर देखें तो हम उसमें पहले सर्जरी कर लेते हैं, और सर्जरी होने के बाद में फिर अगर कीमो वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो करते हैं। लेकिन अभी आपने ऑपरेट तो बहुत अच्छे से कर लिया, आपने कीमो भी बहुत अच्छे से लगा दिया ताकि
वो ट्यूमर कहीं और बॉडी में स्प्रेड ना हो। बट लोकल जहाँ पे ट्रीटमेंट, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे भी कभी कभी चीज़ वापस आने का एक रिस्क रहता है रेडिएशन ट्रीटमेंट का। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का या फिर दूसरे कोई इसका, तो उसमें रिस्क बढ़ता है वापस आने का भी। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज का रहेगा कंपेयर टू थर्ड स्टेज में चांस ज़्यादा होता है कि वो वापस आ सके। तो लोकल जो जगह पे जहाँ पे ऑपरेट हुआ वहाँ पे रेडिएशन का रोल बहुत ज़्यादा है। रेडिएशन अगर हम ट्रीटमेंट उनको पूरा उस जगह को देंगे तो वो चीज़ वापस आने का रिस्क उसी जगह पे, जैसे ब्रेस्ट में अगर हुआ तो ब्रेस्ट की सेम जगह पे ऑपरेट, टारगेटेड रेडिएशन। तो पहले रेडिएशन कैसा होता था, रेडिएशन एक कोबाल्ट मशीन पे होता था, तो पेशेंट्स को काफ़ी रेडिएशन को लेके बहुत फियर होता था माइंड में कि कोबाल्ट मशीन पे ट्रीटमेंट हुआ तो पेशेंट को स्किन काली हो जाएगी, जल जाएगी, या फिर दर्द होगा, तकलीफ़ होगी बहुत। और पहले जो रेडिएशन के ट्रीटमेंट होते थे काफ़ी लंबे ट्रीटमेंट होते थे, मतलब 1.5 महीना 2 महीने के ट्रीटमेंट होते थे, और फिर उसके बाद ये तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को आपके उससे कि अभी के जो रेडिएशन टेक्निक्स है वो काफ़ी एडवांस है। चाहे किसी भी हिस्से में हमको रेडिएशन अगर देना है तो हम नॉर्मल टिश्यू को स्पेयर करते हुए सिर्फ जहाँ पे ट्यूमर था उतने ही एरिया में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं जी, और पेन भी नहीं होता। सर आपने कहा कि स्टेजेस रहते हैं कैंसर के जी, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 4, कैसे, किस आधार पर आप डिसाइड करते हैं? जी, तो जैसे एक ब्रॉडली अगर बोले सारे कैंसर्स का ऐसा रहता है कि अगर किसी तरह से कोई लोकलाइज्ड ट्यूमर रहता है, जैसे फॉर हम ब्रेस्ट कैंसर का ही एग्जांपल अगर ले तो सिर्फ वो ब्रेस्ट के टिश्यू में है, एक सिंपल जगह पे जहाँ पे हमें दिख रहा है एक स्मॉल टिश्यू, तो उसे हम स्टेज 1 में कैंसर कहते हैं। अगर वही चीज़ अगर कोई आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है, लिम्फ नोड्स वगैरह को इन्वॉल्व करती है एक्सिला में, आर्म पिट में, और इस तरह से होता है, तो वो जनरली जब एक जगह से थोड़ा सा आजू बाजू में स्ट्रक्चर्स में जाता है तो उसको स्टेज 2 में देखा जाता है। सिमिलरली थोड़ा सा और अगर नोड्स वगैरह बढ़ते हैं वो सब चीज़ें, तो उसे स्टेज 3, मतलब डिपेंडिंग ऑन द दिस थिंग, और मतलब कितना डिजीज़ है, और आसपास में भी ऐसा भी हो सकता है कि वही ब्रेस्ट और आजू बाजू के ब्रेस्ट में या आसपास में भी कहीं ट्यूमर हो सकता है। तो जब वो स्प्रेड हम उसको समझते हैं तो उसे स्टेज 4 का कैंसर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, कई बार पेशेंट्स इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बोन में चला गया है ट्यूमर, बोन में मेटास्टेसिस हो गया है, या फिर लिम्फ नोड्स में यहाँ का ट्यूमर कहीं और चला गया, पेट में चला गया, एब्डोमेन में कहीं और चला गया। तो ये सब चीज़ों को स्टेज 4 कहते हैं। जब वो एरिया से कहीं और चला गया है तो उससे मेटास्टेसाइज हो गया कहते हैं, तो उसे स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। तो इन जनरल ऐसा कह सकते हैं कि उसके स्प्रेडेज पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक स्प्रेड हो, तो 1 2 3 4 1 2 3 वैसा कर सकते हैं। लोकल है तो 1, उसके बाद में बढ़ते जाए तो उसके बाद में 1 2 3 4 जी। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है तो उसकी क्या भूमिका रहती है, क्या रोल रहता है? मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग इसके बारे में साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो गए रहते हैं, तो आप उनको ज़रा कूल करते हो, काम करते हो और फिर समझाते हो। बिल्कुल, जैसे मैं कहा, जैसे हमारी फील्ड काफ़ी रेडियोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग काफ़ी स्कैन्स वगैरह देखते हैं और उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट का प्लानिंग रहता है। फर्स्ट, जैसे पेशेंट जैसे आम डॉक्टर के पास में आते हैं काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, जैसे कोई सर्जरी वाले सर्जरी के लिए करेंगे, तो कीमो वाले डॉक्टर्स कीमो के बारे में काउंसलिंग करेंगे। वैसे ही पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो रेडिएशन के लिए हमारा रोल होता है उसमें कि पेशेंट को पहले ट्रीटमेंट के बारे में समझाए। तो रेडिएशन ट्रीटमेंट एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। जैसे अगर पेशेंट हमारे पास में आएंगे तो हम उनको समझाएंगे कि रेडिएशन के ट्रीटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम ब्रेस्ट और इसके बारे में बात करें या ओरल कैविटी कैंसर्स के बारे में बात करें, अगर उनको ऑपरेट हो गया तो उसके बाद में हमें उस जगह पर रेडिएशन प्लानिंग करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है प्लानिंग। जैसे हम लोग करते हैं कि एक सीटी स्कैन, आजकल जिस तरह से रेडिएशन की जो टेक्निक्स होती है उसमें सीटी स्कैन पे भी प्लान होता है, MRI जो होता है उसमें भी प्लान होता है, और पेट सीटी स्कैन एक जो एक नई टेक्निक है जिससे आप बॉडी में, शरीर में कहीं भी कैंसर होता है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग उसकी मदद लेके हम रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं। पहले की मशीन्स में कैसा होता था, जैसे मैंने समझाया कोबाल्ट मशीन में पहले थोड़ा था कि हमें एग्जैक्टली बस पता होता है कि यहाँ ट्यूमर है, एक स्कैन में हम उसे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अभी बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट हो गया है। जैसे अगर MRI CT स्कैन पे अगर 1 सेंटीमीटर का, आधा सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का कुछ भी ट्यूमर होता है, हम पेट CT स्कैन और उसकी मदद से उसको पहले प्लानिंग करते हैं। तो पेशेंट का एक प्रोसेस होता है कि हम मास्क बनाते हैं, इसके लिए बनाते हैं कि पेशेंट को हम लोग जैसे CT स्कैन करते हैं वैसे ही CT स्कैन या उसके ऊपर प्लानिंग करने के बाद पेशेंट को एक पोजीशन में इसलिए रखते हैं ताकि पेशेंट ने हिलना नहीं चाहिए ट्रीटमेंट के बीच में। तो उनका एक मास्क बनाएंगे, अगर फेस का उनका या माउथ का कैंसर है या फिर उनके चेस्ट का कैंसर है, उस हिसाब से उनको एक कंफर्टेबल पोजीशन में देके प्लानिंग करेंगे। एक स्कैन लेंगे उनका, उसके बाद में उसको MRI PET CT स्कैन से हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके ऊपर हम लोग फिर प्लान बनाएंगे ताकि हम उसे मिस ना करें जो हम लोग ने स्कैन पे हमने देखा।
वो प्लान जब बन के तैयार होता है, मतलब प्लानिंग का प्रोसेस ये होता है कि अगर जैसे मुझे अगर ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना है तो मैं देखूंगा कि ब्रेस्ट के आसपास में लंग्स है, हार्ट है और आसपास में क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो ईसोफेगस ये वो, जिससे अगर मैं एक्स्ट्रा रेडिएशन अगर उनको दे दूं तो उनको ये चीज़ों के अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम लोग वो स्कैन में ये देखते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ट्यूमर की, साइज़ क्या है, उस सीटी स्कैन और एमआरआई में कंपेयर करने के बाद हम लोग रेडिएशन का प्लान बनाते हैं। तो अब रेडिएशन मुझे पता है कि किस तरफ किस टिश्यू को कितना देना है। अगर मैं इस लिमिट के आगे जाऊंगा तो लंग और हार्ट को तकलीफ हो सकती है आगे चल के। तो हम लोग इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह से पोजीशन करते हैं पेशेंट को मशीन पे कि सिर्फ वो ब्रेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन जाए और वो लंग और हार्ट को कम जाए। तो इसमें कुछ रेडिएशन की टेक्निक्स होती है जो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, कन्फॉर्मल टेक्निक्स हम कुछ कहते हैं रेडिएशन की। सिंपल भाषा में बोलें तो अगर उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को सेव करते हुए ट्यूमर को मैक्सिमम रेडिएशन देने की कोशिश रहती है उसमें, तो हम उसमें लंग हार्ट को सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता होगा, एक तो पेशेंट को समझाओ कि क्या कर रहे हैं और प्लस टारगेटेड रहना पड़ता है आपको। इसके साथ साथ एक और नाम या टर्मिनोलॉजी सुना है, वो है ब्रैकीथेरेपी। तो ये क्या होता है सर? तो रेडियोथेरेपी में ना 2 टाइप्स के रेडिएशन होते हैं। जैसे हम मशीन पर ट्रीट करते हैं, एक सिंपल सीटी स्कैन की तरह एक मशीन होती है लीनियर एक्सेलेटर, उसके थ्रू जो हम रेडिएशन देते हैं हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आएंगे 10-15 मिनट का ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला प्लानिंग करने के बाद में उनका पोजिशन करेंगे और उनको एक्सटर्नली रेडिएशन देंगे, तो ये एक्सटर्नल बीम रेडिएशन हो गया। अब ब्रैकीथेरेपी आपने कहा एक सिंपल भाषा में होता है इंटरनल रेडिएशन। जैसे सर्विक्स कैंसर्स बहुत सबसे कॉमनली जो ब्रैकीथेरेपी यूज़ करते हैं सर्विक्स कैंसर्स में। अब उसमें क्या होता है, हम लोग बाहर से तो रेडिएशन दे देते हैं स्कैन करके बड़े अच्छे से, उसमें ये हो गया डोज हो गया, लेकिन कई कैंसर्स में हमको क्लोज ट्यूमर के पास में रह के डोज देना रहता है रेडिएशन। तो ब्रैकीथेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनल रेडिएशन। तो हम लोग इंटरनल रेडिएशन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके वहाँ पे कुछ ट्यूब्स प्लेस करके, एप्लीकेटर्स होते हैं ब्रैकीथेरेपी के, उसको प्लेस करके फिर ट्यूब्स के थ्रू वहाँ पे हम रेडिएशन देते हैं। तो वो प्रोसेस से ट्यूमर के पास देने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो हम लोग जनरली जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है प्लस ये ब्रैकीथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है, दोनों को कंबाइन करके इंटरनल रेडिएशन करके, उससे हम अच्छा रिजल्ट्स देखे गए हैं कि दोनों चीज़ों को साथ में देने से रेडिएशन एक तो ट्यूमर के पास में भी हो जाता है, क्लोज होता है, और एक्सटर्नली भी वो होता है। तो सिमिलरली ब्रैकीथेरेपी के भी 1-2 टाइप्स है। जैसे अगर हम सर्विक्स कैंसर में करेंगे तो सर्विक्स में प्लेस करके करेंगे तो उसको इंट्रा कैविटरी हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। प्लस ब्रेस्ट कैंसर में भी जैसे हम कुछ करते हैं उसमें हम ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेट करते हैं उसमें इंसिशन के बाद में हम कुछ ट्यूब्स इंसर्ट कर देते हैं उसमें, और उस ट्यूब्स को वहीं पे रहने देते हैं जब तक कि पेशेंट का ट्रीटमेंट होने वाला रहता है, और उन ट्यूब्स के थ्रू हम लोग एक मशीन होती है ब्रैकीथेरेपी की, उसके थ्रू रेडिएशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट टाइम कम हो जाता है और इंटरनल रेडिएशन से अच्छे से वो चीज़ कवर भी हो जाती है और उसके रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन आमतौर पर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या होता है सर, मतलब चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो? जी, तो जो इंटरनल रेडिएशन है उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लगता है। मतलब आपको पहले ओटी ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद में एक बार वो ट्यूब्स प्लेस हो गए तो आपका जो रेडिएशन का जो एक्सटर्नल रहे या इंटरनल रहे, उनका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो 10 से 15 मिनट होता है। मतलब हम एक साथ रेडिएशन बहुत सारा नहीं देते हैं, थोड़ा स्प्लिट करते हैं रेडिएशन को, क्योंकि हम एक साथ रेडिएशन बहुत सारा देंगे तो पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग स्प्लिट करके रेडिएशन का प्लान बनाते हैं। जैसे आज हम कुछ रेडिएशन देंगे तो 10-15 मिनट्स का रेडिएशन होगा, फिर उसके बाद में पेशेंट को भेज देंगे घर, फिर नेक्स्ट डे वो डे केयर के बेसिस पे आएगा और फिर 10-15 मिनट्स ट्रीटमेंट लेगा, फिर जा सकता है। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स हम लोग इस तरह से चलता है। हाँ, मतलब एक्चुअल टोटल ड्यूरेशन आप देखेंगे ट्रीटमेंट का तो एक्सटर्नल बीम का जो होता है वो 1 मंथ के आसपास होता है, 1.5 मंथ्स कुछ होता है उसमें, 4 वीक्स to 5 वीक्स का ट्रीटमेंट। बट अभी कुछ और एडवांस टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें हम लोग काफ़ी रेडिएशन जो है 5 डेज़ में, सिंगल रेडिएशन डे में भी हो जाता है, काफ़ी हाई डोज स्मॉल एरिया में देते हैं। उसमें कुछ प्रिसाइज टेक्निक्स होती हैं, जैसे SBRT कुछ कहते हैं हम, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, या फिर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं। जैसे ब्रेन में होती है, ब्रेन में ऐसे कई जगह होती हैं जहाँ पे न्यूरोसर्जन जो है ऐसे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के आसपास ट्यूमर होता है जिसको हम कम्प्लीटली निकाल नहीं सकते। अगर हम निकालेंगे तो पेशेंट को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकता है।
जैसे ब्रेन स्टेम हो गई, जैसे बाकी जो आई के पास में क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, जब वो इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते तो हम वो स्मॉल एरिया को 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चाहे कितना भी रहे उसको हम प्रिसाइज रेडिएशन से टारगेट कर सकते हैं। वो सिंगल डे में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसको SRS और SBRT ट्रीटमेंट कहते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। हाई एंड रेडिएशन है जो रेडियो सर्जरी का काम करता है। जो सर्जन्स नहीं कर पाते हैं वो रेडिएशन से हम लोग उसमें कवर कर सकते हैं। सर्जरी के इक्विवेलेंट काम करेगा रिजल्ट। सर जैसे ये प्रोग्राम देख रहे व्यूअर्स तो उनके मन में एक बात उठती होंगी, सवाल वो पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके रेडिएशन के, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? तो आमतौर पे जैसे एक पेशेंट के माइंड में, जनरल पब्लिक के माइंड में होता है कि रेडिएशन देंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ऐसा अभी कम देखा गया है एक्चुअली। जो अगर मैं साइट वाइज अगर देखूं तो जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है विदर्भ में, अगर टोबैको इंटेक वगैरह जो गुटखा च्यूइंग का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ओरल कैविटी कैंसर्स हम बहुत देखते हैं। तो वो पेशेंट्स को हम लोगों को 1-1.5 महीने का कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ता है रेडिएशन का। लेकिन पहले देखा गया था कि पुरानी मशीन में जो ट्रीटमेंट देते थे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते थे उनको। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब उनको क्या होता था, मुंह में कुछ छाले आना, म्यूकोसाइटिस जो बोलते हैं जी, उनको थोड़ा नौशिया जैसे लगना, थोड़ा टेस्ट सेंसेशन कम होना, सलाइवा कम बनना, ये सब होता था पहले। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एडवांस टेक्निक्स है रेडिएशन की, जो IMRT जो हमने कहा, जिसमें हम नॉर्मल टिश्यू को काफ़ी सेव कर सकते हैं और ट्यूमर जहाँ पे है उतने ही एरिया में हम लोग देते हैं। तो उससे क्या होता है, पेशेंट की साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हो गए हैं, जैसे मुंह में छाले आना या फिर थूक कम बनना। जैसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स को अगर रेडिएशन कम कर देंगे तो फिर टेकन केयर ऑफ। तो वो रेडिएशन ट्रीटमेंट में जो साइड इफ़ेक्ट्स लोगों को पहले काफ़ी ऐसा लगता था कि जल गए, तकलीफ हो गया, ये ऐसा हो गया, इस तरह की चीज़ें अभी नहीं देखी गई है। पेशेंट्स को स्किन वगैरह पे ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती है। नॉर्मली थोड़ा जो चीज़ें होती हैं वो थोड़े से मुंह में छाले आ सकते हैं, थोड़ा सा स्किन डार्क होती है, लेकिन वो सब टेम्परेरी रहता है। जैसे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है विदिन 7 डेज आप नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन। बट जैसे एक लोगों के माइंडसेट होता है कि रेडिएशन देंगे तो हेयर फॉल हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, तो ये इस तरह से नहीं होता है। सिर्फ जो यहाँ पे हम रेडिएशन जहाँ पे भी प्लान कर रहे हैं वो उतने ही एरिया में जाएगा, वो दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जी जी। सर आप एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हो, फ़र्ज़ कीजिए कुछ देर के लिए कि एक पेशेंट आया आपके पास, आपने उसको कंसल्टेंसी दी लेकिन ही इज़ नॉट रेडी फॉर रेडिएशन, तो और कोई ऑप्शंस है उसके? जी, तो कई बार ऐसा होता है कि रेडिएशन देने से शायद उनको उतना रिलीफ ना मिले, तो हम लोग कुछ कीमोथेरेपी के ऑप्शंस होते हैं पेशेंट्स के लिए, कुछ टैबलेट फॉर्म में कुछ ऑप्शंस होते हैं, इम्यूनोथेरेपी वगैरह कुछ कुछ होता है। तो उस तरह से होता है, उनको ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं जो ट्रीटमेंट के। तो मतलब जो पेशेंट्स को अगर जो टॉलरेट नहीं करेंगे, जैसे अभी कुछ बहुत ओल्ड पेशेंट है या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं टॉलरेट कर पाएंगे उतना लंबा, तो या फिर उनको या तो शॉर्ट फॉर्म में रेडिएशन दे देते हैं, जिससे उनका, जैसे रेडिएशन का सिर्फ ट्रीटमेंट कैंसर का ही इलाज करने के लिए नहीं है, उसके 2-3 और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कोई पेशेंट को बहुत पेन है, अगर कोई ओल्ड पेशेंट है जिसको अगर 4th स्टेज में कैंसर है लेकिन बोन्स में स्प्रेड हो गया है, तो हम उसको पेन रिलीफ करने के लिए भी रेडिएशन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्लस अगर किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसको अगर रेडिएशन देंगे तो हीमोस्टैटिक आरटी मतलब रेडिएशन का काम करता है, उसका ब्लीडिंग रोक सकता है। तो ऐसे, और किसी को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है अगर वहाँ पे, तो उसके लिए भी अगर हम रेडिएशन देंगे, जैसे SVCO सिंड्रोम एक होता है जिसमें कॉम्प्रेस होते रहती है यहाँ पे अगर ट्यूमर रहे लंग्स वगैरह में, तो उससे भी हम रेडिएशन से रिलीफ कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में अगर कहीं रेडिएशन नहीं ले पाते हैं पेशेंट, जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें सिर्फ कीमो और सर्जरी का ही रोल है, शायद रेडिएशन से उनको फ़ायदा ना हो, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ऑल्टरनेटिव जो ये सपोर्टिव केयर या फिर इस तरह से जो कीमो के लिए जो जिस टाइप का कीमो टॉलरेट कर सकें, उस तरह का ऐसे माइल्ड फॉर्म ऑफ कीमो या थेरेपी उनको ऑफ़र करते हैं। सर जैसे डायबिटीज़ का एक पेशेंट होता है, उसको एडवाइस किया जाता है कि आप शुगर से दूर रहे, हार्ट का है तो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल को संभाले, तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान या ड्यूरेशन के दौरान कौन कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए उसने, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक? तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर ओरल कैविटी कैंसर्स की हम बात करें, तो पेशेंट को अगर हम रेडिएशन चल रहा है तो एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट लें, मतलब जिससे उनको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो, जिसको उनको ये करने, लिक्विड डाइट लें या फिर स्पाइसी और मसाले वाला फूड ना लें थोड़ा, जिससे उनको मतलब जलन हो सकती है, जिसमें मुंह में छाले वगैरह होते हैं तो ये तकलीफ़ होती है। तो उनको जनरली बोलते हैं कि लिक्विड इंटेक बढ़ाएं उनका, और साथ में उनको जो ये है सेमी सॉलिड फूड थोड़ा सा बढ़ाएं।
तो और जो ये स्पाइसी फूड, प्रोसेस फूड, बाहर की चीज़ें, ऑयल वगैरह ये सब अवॉइड करें। जो भी घर का बना हुआ खाना या फिर आपको जो डाइटिशियन एडवाइस करते हैं उस तरह से प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि नॉर्मली क्या है, कैंसर पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, कीमोथेरेपी से जाते हैं, ये कुछ रहते हैं, तो वो थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब उन लोगों को थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है, ये सारी चीज़ें रहती है। तो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फूड लें। इंपॉर्टेंट ये है कि रेडिएशन थेरेपी के लिए जब पेशेंट होता है हमारे पास, एक सर्जन के पास कम टाइम के लिए होता है, कीमोथेरेपी के लिए 1 दिन के लिए आता है, लेकिन एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कम से कम 1 से 1.5 महीना पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रहता है। तो हम लोगों को उनको वीकली बेसिस पे मॉनिटर करना होता है कि किस तरह से वो खाना ले रहे हैं, डाइट बराबर ले रहे हैं कि नहीं। कहीं उनका वेट अगर कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो हमें उनको वापस से एक डाइट चार्ट के बारे में उनको बोलना पड़ता है कि डाइटिशियन से मिलिए, आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर वेट लॉस होगा, हम कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको वेट लॉस हुआ, अगर यहाँ पे उसको स्किन मतलब फैट टिश्यू कम हो गया, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट में भी फ़र्क पड़ सकता है उससे। तो उनको ज़रूरी है कि उनको सही न्यूट्रिशन वाला डाइट मिले, और जो बाकी जो बाहर के प्रोसेस फूड और इस तरह की चीज़ें ना ले, घर का बना हुआ सिंपल खाना वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कुछ फूड से परहेज करना है जी। उसको, और कुछ में उसको सॉफ्ट करके लेना है जी उसको। जी जी जी। अभी आपने ओरल कैंसर की बात की सर, जी। ओरल कैंसर के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं विद रेफरेंस टू जी, रेडिएशन? तो मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ अगर रेडिएशन अगर हम ओरल कैविटी को देते हैं तो उनको म्यूकोसाइटिस वगैरह हो सकता है, जैसे मुंह में छाले वगैरह आना, मुंह में छाले जैसे आना, ठीक है। तो अगर जो म्यूकोज़ा होता है, ओरल म्यूकोज़ा हमारे अंदर में, अगर जैसे टंग और बाकी चीज़ें, गम्स वगैरह, अगर तो उस एरिया में अगर रेडिएशन लगता है तो 3rd वीक ऑनवर्ड्स उनको थोड़ा सा मुंह में छाले वगैरह आ सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कुछ उनको स्वॉलो करने की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि रेडिएशन देते हैं हम जनरली ऑपरेशन होने के बाद या ऑपरेशन होने से पहले कुछ उसमें, तो उनका जो एरिया जहाँ पे हमको रेडिएशन देना है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं गले में, उसे भी हमको कवर करना पड़ता है रेडिएशन में। बेसिकली सर्जरी में अगर कुछ एरिया नहीं कवर हो पाया तो हम उनको रेडिएशन देते हैं। तो जब इस एरिया में देते हैं तो माइल्ड स्वॉलोइंग की प्रॉब्लम, थोड़ा सा उनको सलाइवा कम बनता है इनिशियली, बाद में फिर वो अच्छे से होता है। जैसे हमने बताया कि टेक्निक्स यूज़ करते हैं रेडिएशन की, तो IMRT वगैरह, तो उससे वो सब तकलीफ़ कम होती है। तो पहले जो लोगों के उसमें था कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मुंह से खा नहीं सकेंगे, तकलीफ़ होगी, ये सारी चीज़ें अभी बहुत कम होती है। अभी इतने सारे मेडिसिन आ गए हैं, एडवांस हो गया है कैंसर ट्रीटमेंट, कि आप जो सलाइवा वगैरह बनना, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं, मुंह सूखना, ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो बेसिक जो कंप्लेंट्स होती है वो यही होती है कि मुंह में छाले आना, थोड़ा सा निगलने में तकलीफ़ होना। अगर कोई जैसे सर्विक्स कैंसर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स होते हैं, जैसे रेक्टम में कुछ कैंसर होता है, अगर वो एरिया में हम पेल्विस में जो उनका लोअर बॉडी में अगर रेडिएशन देते हैं तो उनको यूरिन में थोड़ा सा जलन वगैरह इस तरह से कुछ हो सकता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखिए, अपना लूज मोशंस वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो वो सब टेम्परेरी रहते हैं ड्यूरिंग रेडिएशन, लेकिन उसको दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बेसिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू ब्रेस्ट कैंसर सर, ब्रेस्ट कैंसर में कई महिलाएं जो कंजर्वेशन के लिए ऑप्ट करती है, तो ऐसे महिलाओं को जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन करती है, तो उनके लिए आप रेडिएशन थेरेपी रिकमेंड करते हो? जी बिल्कुल। तो पहले कैसा होता था, जो ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी वगैरह जो होती थी वो भी काफ़ी इवॉल्व हुई है, जो टेक्निक्स जो इवॉल्व हुई है। जैसे सर्जन्स पहले क्या करते थे, ब्रेस्ट कैंसर पता लगा तो पहले ब्रेस्ट कंप्लीट रिमूव कर देते थे। अभी इस तरह से देखा गया कि हम ब्रेस्ट कंजर्व करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि हम ब्रेस्ट कंजर्व करें, क्योंकि एक थोड़ा सा ट्रॉमा होता है कि ब्रेस्ट कंप्लीटली रिमूव करें। तो जब ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम करते हैं तो उसमें हम लोग जब ब्रेस्ट प्रिजर्व करते हैं तो हम सिर्फ लंप को निकालते हैं उस ब्रेस्ट में से जहाँ पे भी ट्यूमर है। तो उस तरह के ट्यूमर्स जब निकालते हैं तो एक चांस होता है कि वही रीजन में जहाँ से आपने निकाला, अगर कोई अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन होंगे तो वो अच्छे से निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी 1-8% कुछ चांस रहता है कि वो चीज़ वापस आ जाए उसी जगह पे। तो रेडिएशन क्या काम करता है कि होल ब्रेस्ट को रेडिएशन और बाकी एरियाज जहाँ पे वो स्प्रेड हो सकता है उसको हम रेडिएशन देना रिकमेंड करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में, क्योंकि उसमें अगर हम कुछ रेडिएशन देंगे और जो जहाँ से लंप को रिमूव किया है वहाँ पे थोड़ा रेडिएशन का कुछ बूस्ट देंगे तो उससे वो चीज़ पूरी तरह से चांसेस कम हो जाते हैं वापस आने की। तो मैं तो एडवाइस करता हूँ कि सभी सारे जितने भी ब्रेस्ट कंजर्विंग जो सर्जरी करवाते हैं उसमें रेडिएशन रिकमेंडेड है विदाउट लेस साइड इफेक्ट्स। जो हम जो करते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और रेडिएशन ट्रीटमेंट जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स वगैरह में काफ़ी लंबा था, पहले 25-30 रेडिएशंस कुछ देते थे। अभी हम ये जो है काफ़ी कम की तरफ जा रहे हैं। अभी 15 रेडिएशंस में होता है, अभी हम 5 रेडिएशंस की तरफ मूव हो रहे हैं। टाटा हॉस्पिटल और अन्य जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, HCG भी काफ़ी हमारे रिसर्च वर्क करता है, उसमें ये देखा गया है कि अगर हम प्रिसाइज ट्रीटमेंट कम रेडिएशन सेटिंग्स में देंगे तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे और रेडिएशन भी उतना ही इफेक्टिवली डिलीवर होगा आपका।
प्लस उसमें क्या होता है, जैसे अभी हमने बहुत अच्छा प्लान बना दिया, ब्रेस्ट टिश्यू को कवर कर लिया और हमने डेली स्कैन ये करके हमने स्कैन करके पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना दिया। बट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का एक और एक रोल है उसमें कि हमें डेली ट्रीटमेंट ठीक से जा रहा है कि नहीं वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज पोजीशन पेशेंट की ऐसी है, कल वो थोड़ा सा अगर टिल्ट हो गए तो ब्रेस्ट का पोजीशन चेंज हो गया। सिमिलरली लंग कैंसर और बाकी जो मूवमेंट जहाँ पे होता है ट्यूमर्स का, जैसे लंग कैंसर में अगर ब्रीदिंग की वजह से मूवमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, मशीन पे ही एक टेक्निक होती है, इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी कहते हैं उसको, लंग मशीन जी। तो जो लीनियर एक्सीलेटर हम कहते हैं, जिसमें रेडिएशन जो ट्रीटमेंट होता है रेडिएशन का, उसमें क्या होता है, अभी आपने सपोज ब्रेस्ट कैंसर के लिए लेफ्ट साइड में ट्यूमर है, तो हमें पता है हार्ट और लंग का थोड़ा सा लंग का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप उसको भी तो प्रिसाइज ट्रीटमेंट देना है आपको। जैसे अगर लंग में कोई ट्यूमर है जो हार्ट के बहुत पास है, लेकिन ब्रीदिंग मूवमेंट से वो मूव होता है, तो आपने रेडिएशन तो यहाँ देने के लिए बनाया है, लेकिन वो ट्यूमर आगे पीछे मूव होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे ब्रेस्ट में भी लेफ्ट में, उसे हम कहते हैं डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड टेक्निक। मतलब पेशेंट को कहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा ब्रीदिंग स्टॉप करिए, हम उसमें 5 सेकंड का स्टॉप लेके स्कैन ले लेते हैं, और वैसे ही मशीन पे भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और सिमिलर टाइम पे एक छोटा सा सीटी स्कैन लेके हम लोग उसको चेक करते हैं इमेज गाइडेंस से, और हम देखते हैं कि वो बराबर पोजीशन में है कि नहीं, और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एडवांस टेक्निक, मतलब हम लोग पहले की मशीन्स पे कैसा ये टेक्निक नहीं थी, तो आपको रेडिएशन जा रहा है तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली किधर जा रहा है, लेकिन आज की तारीख में आपको ये पता होता है कि एग्जैक्टली हम रेडिएशन किधर दे रहे हैं, आधा सेंटीमीटर का भी डिफरेंस नहीं होता, वेरी फोकस्ड, वेरी प्रिसाइज। तो वो डेली हम मशीन पे चेक करके रेडिएशन डिलीवर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, परफेक्ट प्लान बनता है, आपको पता है लंग, हार्ट और इसको बाकी जगह को जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसको डोज ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन वो डेली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं मशीन पे, उसे भी चेक करना ज़रूरी है। मतलब हम अगर 5 या 10 रेडिएशन 15 रेडिएशन दे रहे हैं, एक रेडिएशन अच्छा जाएगा और आगे का रेडिएशन अच्छा नहीं जाएगा अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे। तो वो इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी जो होती है, IGRT हम जो कहते हैं, जो हम लोग इमेजेस मशीन पे ही इमीडिएट लेते हैं और जो प्लानिंग स्कैन होता है उससे हम मैच करते हैं और एग्जैक्टली उतना ही प्रिसाइज रेडिएशन देते हैं, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। काफ़ी चैलेंजिंग रोल होता है बिल्कुल, क्योंकि जनरली इंसान की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि आप 10 अच्छे काम करो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक मिस्टेक हो जाए तो उसी से बदनाम होता है। जी, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन ये बताइए सर, जैसे कीमोथेरेपी की बात की आपने, तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन एक साथ चल सकते हैं? जी बिल्कुल चल सकते हैं। जो हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं उसमें जनरली इसी तरह का कुछ प्रोटोकॉल होता है। जैसे अगर कीमो किसी को रिक्वायरमेंट है तो आप रेडिएशन के साथ साथ कीमो का भी एक डोज दे सकते हैं। जैसे अगर हम रेडिएशन जनरली हम जो देते हैं वो मंडे से फ्राइडे 5 डेज़ रेडिएशन अगर हम देते हैं, वैसे ही सिमिलरली एक कीमो उसमें हम ऐड कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो पेशेंट एक दिन आएगा, कीमो ट्रीटमेंट लेगा और रेडिएशन ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा अपना डेली के बेसिस पे। तो कीमो इनफैक्ट रेडिएशन और कीमो साथ में देने से जो उसका जो इफेक्ट है ट्यूमर के ऊपर वो इन्हांस होता है। मतलब हम उसे सिंपल हम मेडिकल टर्म्स में कहेंगे इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब हम उसको बोलते हैं कि एक दूसरे का रोल बढ़ाते हैं। जैसे कीमो दिया, जी कीमो अगर दिया और फिर रेडिएशन दिया, जैसे सर्विक्स कैंसर्स में हम लोग देते हैं या ओरल कैविटी कैंसर्स में, एक सिंपल कीमो देने के बाद उसकी एफिकेसी जो बोलते हैं रेडिएशन का इफेक्ट भी और बढ़ता है। तो दोनों साथ में दे सकते हैं, रिकमेंडेड। जी, सेफ्टी है बिल्कुल है। आजकल के ड्रग्स भी काफ़ी सुपीरियर हैं इससे और काफ़ी इफेक्टिव है, और रेडिएशन थेरेपी प्रिसाइज होने की वजह से वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। लेकिन वो कुछ ट्यूमर्स में ऐसे कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसमें आप एक साथ नहीं दे सकते हैं। कुछ जगहों पे सिर्फ रेडिएशन पहले देते हैं फिर कीमो बाद में देते हैं, या फिर कीमो पहले फिर रेडिएशन। तो जिसमें कोई तकलीफ नहीं है उसमें आप कीमो रेडिएशन आराम से दे सकते हैं, डिपेंडिंग कितने कीमो के ड्रग वगैरह आप दे रहे हैं उसके हिसाब से, बट वो कर सकते हैं। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो ये कि जैसे मान के चलिए एक पेशेंट को रेडिएशन दिया जा रहा है, उसके आसपास में शायद नर्सिंग स्टाफ या पेशेंट या रिलेटिव या कोई भी हो, तो क्या उन पर भी उसका इफेक्ट हो सकता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जनरली पेशेंट्स हमको पूछते हैं, बट रेडिएशन ऐसा होता है कि रेडिएशन बहुत प्रिसाइज है, जहाँ अगर हम ट्यूमर जो पेशेंट को दे रहे हैं उसी को रहेगा और आसपास में किसी को नहीं लगता है। और जनरली हम लोग जब रेडिएशन ट्रीटमेंट जब देते हैं तो एक रेडिएशन सेफ्टी हम लोग का प्रोटोकॉल होता है, उसे हम फॉलो करते हैं और हम इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे जो भी पेशेंट्स के साथ में केयर गिवर्स है उन्हें भी हम कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह देते हैं जैसे उनको समझ में आता है। लेकिन रेडिएशन पहले जैसे मशीन्स में होता था कि एक्सपोजर वगैरह
अभी बिल्कुल नहीं के बराबर है, क्योंकि इट इज़ लाइक जैसे आप कोई लाइट का बटन ऑन ऑफ करते हैं, वैसा ही मशीन पे हम पेशेंट को प्लेस करने के बाद बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो ट्रीटमेंट देते हैं। जब वो ड्यूरिंग आसपास में कोई नहीं होता, तो सिर्फ जब रेडिएशन पेशेंट को भी लग रहा है, तो अगर जैसे उनको ब्रेस्ट में दे रहे हैं तो ब्रेस्ट की ही टिश्यू को रेडिएशन जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, और वो टारगेटेड। और पेशेंट जब बाहर आता है तो उसके थ्रू किसी और को रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इससे किसी को भी घर में बच्चे या फिर इनको किसी को कोई इससे हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। जी सर, कैंसर के कॉजेस लोग कई सारी बातें करते हैं, जैसे कि हेरिडिटी हो सकता है या फिर तुम्हारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस्ड लाइफ, कई सारी बातें करते हैं। तो एग्जैक्टली कॉजेस क्या होते हैं कि कैंसर होता है? जी, तो देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो उसमें जैसे लाइफस्टाइल एक रोल प्ले करता है। अगर पेशेंट कोई जो ऐसा होगा कि जिसका अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, बाहर का खाना खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, या फिर बहुत ही स्पाइसी या इस तरह के ये हो रहे हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वगैरह के, ईसोफेगस के, उनको कुछ ट्यूमर्स का रिस्क बाकी लोगों से बढ़ता है डेफिनेटली। और बाकी जैसे खाना पीने से हो गया, फिर ओरल कैविटी का जैसे बताया कि टोबैको चूइंग, ये सब जो है, इससे भी काफ़ी रोल ये बढ़ता है, मतलब कि ओरल कैविटी के कैंसर्स वगैरह अलग अलग तरह के। और आजकल हम ये देखा जा रहा है आमतौर से कि जैसे जिस तरह से हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि ये ट्यूमर ये सर्टेन एज पे होता है, इसके बाद होता है, तो प्रैक्टिस में इस तरह से देखा गया नहीं रहा वैसा। हम यंग एज में 26-27 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि कैंसर हो रहे हैं टोबैको चूइंग से। तो इससे ये हो रहा है कि काफ़ी सारी हैबिट्स जो है लोगों की बहुत जल्दी फॉर्म होती है 18-19 डिस्पाइट ऑफ द अवेयरनेस जो होता है उसके बाद, और बहुत जल्दी इसमें इतना मिलावट और इस तरह की होती है चीज़ें कि लोगों को 7-8 साल के बाद ही कैंसर डिटेक्ट हो रहा है बहुत सारे चीज़ों में। तो लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली उसमें रोल प्ले करता है, फिर ओबेसिटी, वेट गेन, या फिर और जो ऑनगोइंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोन होते हैं कुछ चीज़ होने के लिए, जी कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको होती है उनको वो होती है। किसी को जैसे मोशन पास करने की कुछ तकलीफ होती है, रेक्टम में कभी कुछ ऐसा ब्लीडिंग वगैरह होती है, या फिर उनको कुछ इरिटेशन, ट्रॉमा कुछ होता है ओरल कैविटी के हिसाब से, या फिर तो कुछ नोन चीज़ें हैं जैसे रेक्टल कैंसर वगैरह भी हो सकता है। और कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं, जैसे हेरिडिटरी अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए, ओवेरियन कैंसर, थोड़ा सा इनका देखा गया है कि जेनेटिक वो भी हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली में जैसे किसी आपकी मदर को या फिर सिस्टर को किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। जैसे स्क्रीनिंग अगर ज़रूरी है, अगर कुछ जेनेटिक टेस्टिंग होती है, उसमें सिंपल वर्ड्स में कुछ ब्राका टेस्टिंग वगैरह कुछ होता है, जेनेटिक टेस्टिंग। तो नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ ये कहने की बात है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है आपकी फैमिली में, तो आपको भी थोड़ा सा उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको भी जाके चेकअप करवाना चाहिए, आपका स्क्रीनिंग वगैरह। ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर होगा ही आपकी फैमिली में, बट चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं कि हो सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल आपको उसमें। आपने रेक्टल कैंसर की बात की सर, आमतौर पे वो कैंसर है या नहीं ये देखने के लिए हम बायोप्सी करते हैं, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन पाइल्स एंड रेक्टल? तो जनरली जो रेक्टल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, इसमें पाइल्स और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो सिमिलर रहेगा। अगर वो मोशन पास करेंगे तो उनको कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा डाउट होता है तो वो पाइल्स है कि नहीं, एक तो पेशेंट को पहले एग्जामिन करने के बाद में अगर उसमें लगता है कि कोई ग्रोथ दिखती है या कुछ ग्रोथ फील होती है तो कोलोनोस्कोपी। लेकिन ग्रोथ तो दोनों में होगा सर, पाइल्स में भी होगा? नहीं, तो पाइल्स में कैसा होता है, पाइल्स में थोड़ा कुछ इरिटेशन या अल्सर वगैरह इस तरह से होगा तो उससे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कोलोनोस्कोपी करके चेक करते हैं उसको, स्कोप डाल के कोलोनोस्कोप से, और उसमें उसी टाइम पे जब वो ग्रोथ में डाउट होता है तो उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उसी टाइम बायोप्सी भी ले लेते हैं। और जब उसको टेस्ट करते हैं, अगर उसमें कैंसर निकलता है, जनरली एक तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो एग्जामिनेशन पे भी आपको थोड़ा अगर कैंसरस ग्रोथ है तो समझ में आएगा उसके फील से कि कैसा इरेगुलर ग्रोथ है, क्या है, ब्लीडिंग कितना हो रहा है और कितने दिन से हो रहा है, हिस्ट्री से भी आप पता कर सकते हैं। प्लस कोलोनोस्कोपी करके बायोप्सी करके आप टिश्यू सैंपल भेजिए, उसे फाइनल कर सकते हैं बायोप्सी के, जी उसमें कि कैंसर ही है करके। जी सर, आपका पूरा टॉक शो बड़ा सुंदर रहा, सिंपल, क्लीन, नीट, कॉम्पैक्ट था बिल्कुल। लेकिन एक और मैसेज भी था उसमें, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशल मैसेज, खासकर यंग जनरेशन को लेकर, तो आप क्या मैसेज दो? तो मैं अपने जो दर्शक हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं हम कैंसर होने के लिए, जैसे
टोबैको चूइंग हो गया, गुटखा चूइंग हो गया, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, उसे तो हम अवॉइड करना, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज करना, सारी चीज़ें, और बाकी प्रोसेस फूड ना लेना, ये चीज़ों पे हम लोग जो है हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो ये चीज़ों पे और जो अगर आपको टाइमली अगर कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि ये डाउट है कैंसर हो सकता है, तो अर्ली डिटेक्शन में पूरा कंप्लीट क्योर हो सकता है कैंसर। और दूसरा चीज़, जैसे मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप रेडिएशन जो ट्रीटमेंट है, जैसे कई पेशेंट्स को मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास में आते हैं, बोलते हैं सर इस रेडिएशन एक सिकाई है, जलन होती है, तकलीफ़ होती है, ये जो एक फ़ियर है उसको माइंड से निकालना होगा। अगर रेडिएशन थेरेपी आपको रिक्वायर्ड है तो बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक से वो हो सकता है और आपको तकलीफ़ नहीं होती। इट्स अ पेनलेस ट्रीटमेंट, ठीक है। और तो ट्रीटमेंट से ना डरे, ट्रीटमेंट चाहे कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो या रेडिएशन हो, काफ़ी एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं। कैंसर को छुपाए ना, डिटेक्शन के लिए सामने आए लोग। जो मैं स्पेशली वुमेन जो हमारे यहाँ हैं, उन लोगों से भी अपील करूँगा कि अगर ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, गायनेक कैंसर, जिसको आप लोग मतलब छुपाए ना रखें, आपके डॉक्टर गायनेक हो सकते हैं, जनरल फिजिशियन, उनसे डिस्कस करें, शायद वो कैंसर हो सकता है, तो उसे अर्ली डिटेक्ट करें। कैंसर क्योरेबल है और इसलिए हम लोग इनकरेज करते हैं कि मैमोग्राफी, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें करें। और आपको कभी भी कुछ डाउट रहता है तो हमारी टीम आपके लिए सपोर्ट में है। तो बेसिक मैसेज यही है, डिटेक्ट अर्ली, अवॉइड करिए लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स हैं और जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, कैंसर को हम बीट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अभी कैंसर क्योरेबल नहीं है। आज की तारीख में बहुत प्रिसाइसली कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर।